इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं उस समय मैप था पूरी सभ्यता का। तो आपको बता भी रखा गया आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के किनारे होगा। उसके अपोजिट सामने में दास्क नदी, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। इतना याद करना है। नदी दास्क है, उस स्थान का नाम सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ेगा। ऊपर तो टेंशन ही नहीं है, जम्मू कश्मीर है, चिनाब नदी, मांडा। और नीचे दक्षिण है तो दैमाबाद, दक्षिण है तो दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र प्रवरा नदी। तो एक बार एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हिंडन नदी, यहाँ पर दास्क नदी। हिंडन, दास्क, चिनाब और प्रवरा। हिंडन अपोजिट में सामने दास्क, फिर चिनाब और प्रवरा। हिंडन, दास्क, चिनाब और प्रवरा। इस प्रकार याद करेंगे। जो काल का निर्धारण है, जो समय का निर्धारण है, इस सभ्यता का समय कब से कब तक था, उसका निर्धारण देखो यहाँ पे लिखा, समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। तो आइए पहले तो यही समझ लीजिए कि कार्बन 14 है क्या। कार्बन 14 है क्या, सबसे पहले तो यही जानते हैं। अगर हमने कार्बन 14 की बात छेड़ी है तो आइए उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कार्बन 14 हो या जो भी हो, वो बना है कार्बन से। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक रासायनिक तत्व है। रासायनिक तत्व है, ये आपको याद रखना है। कार्बन एक रासायनिक तत्व है और इसमें से 3 प्रकार के आइसोटोप्स निकलते हैं। 3 प्रकार के आइसोटोप्स निकलते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स, 3 प्रकार के आइसोटोप्स निकलते हैं। जैसे C12 है पहला आइसोटोप, C12। दूसरा है C, उसके आगे जस्ट हो जाएगा 13। और अभी आपने एक का नाम सुन ही रखा है, C14। ठीक, ये 3 प्रकार के आइसोटोप्स निकलते हैं। 3 प्रकार के आइसोटोप्स निकलते हैं। आइसोटोप्स। अब पहले तो आप फिर अब ये समझिए कि ये आइसोटोप्स है क्या। ठीक है, आइसोटोप्स है क्या। आइसोटोप्स का मतलब होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं ये, चाहे वो C12 हो, C13 हो, C14 हो, तो आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। इक्वल, प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, परंतु न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। ये आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक, आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपका कार्बन रासायनिक तत्व है, इसमें 3 प्रकार के आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। अब तो आइसोटोप्स बताने लगे हम कि प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब आइए इनके बारे में जानते हैं, C12, C13 और C14 के बारे में। C12 और C13, इसमें आप याद कर सकते हैं कि C12 और C12 और C13 स्टेबल होते हैं। ठीक, स्टेबल होते हैं। C12 और C13 स्टेबल होते हैं, जबकि आपका जो C14 है वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक, अनस्टेबल होता है। तो C14 का कभी कभी अर्धायु इसकी पूछ लेते हैं, टी हाफ इसकी अर्धायु कितनी होती है। तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपने देखा है पेट का एग्जाम, नहीं देखा है तो पेपर देख लीजिए डाउनलोड करके, दिमाग खुल जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं जितना अधिकतम बता सकता हूँ आपको बताऊंगा। तो कार्बन 14 की जो अर्धायु है वो आप याद रखिए 5730 वर्ष, 5730 वर्ष। ठीक, लगभग। अब 5700 अगर पूरा आ रहा है तब भी वो मान लिया जाएगा अगर ऑप्शन में है, या 5730 एग्जैक्ट आ रहा है तो वो भी सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और आप याद करेंगे, वो आप मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए। वायुमंडल में ये C12 होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये लिख लीजिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में C12 पाया जाता है। तो आइए अब चलते हैं कार्बन 14 के प्रयोग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से।
तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। तो मैंने ऊपर अभी बताया इसकी अर्धायु 5700 ईयर लगभग, 5730 साल लगभग है। 5730 साल लगभग इसकी अर्धायु है। और कार्बन 12 C12 ही वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 12 सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको कुछ खास क्वेश्चन जानकारी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है C14 कार्बन 14 पद्धति का, इस C14 पद्धति का आविष्कार किसने किया? C14 पद्धति को आखिर कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली बार तो किसी ने बनाया होगा, तो उसका आविष्कारक कौन है? तो आप इनके आविष्कारक का नाम लिख लीजिए। C14 इस पद्धति के आविष्कारक का नाम है, लिखिए। इनका आविष्कार 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो कहाँ है? जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड, लिख लेंगे, विलियर्ड लिबी, विलियर्ड लिबी ने कार्बन 14 पद्धति का आविष्कार किया या इसको बनाया। अर्थात आप समझ चुके हैं कि कार्बन 14 पद्धति का जन्मदाता है कौन? तो विलियर्ड लिबी कार्बन 14 पद्धति के जन्मदाता हैं। विलियर्ड लिबी, ये कहाँ के हैं? अमेरिका, शिकागो विश्वविद्यालय। ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन और है, हमने बता दिए। आगे देखिए, जैसे ये C14 है, C12 है, C13, तो C14 से ही तो काम किया जाता है। इसकी अर्धायु 5700 साल लगभग है, 5730 ईयर। तो इसको कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, क्योंकि कार्बन है ना इसमें, तो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। कार्बन डेटिंग के आधार पर काल का निर्धारण, ऊपर अभी देख रहे थे आप। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर काल निर्धारण, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग के आधार पर काल निर्धारण करने वाले फर्स्ट इंडियन, कोई तो रहा होगा हिंदुस्तान का व्यक्ति जिसने कभी न कभी कुछ किया होगा। फर्स्ट इंडियन व्यक्ति, कार्बन डेटिंग के आधार पर काल डिसाइड करने वाले, काल का मतलब ये वाला काल है, इसका जो हड़प्पा सभ्यता का, भविष्यवक्ता नहीं है ये। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कार्बन डेटिंग के आधार पर काल निर्धारण करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो आप इनका नाम लिखेंगे, फर्स्ट इंडियन, जो हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये थे, इनका नाम था धर्मपाल, धर्मपाल अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल थे। कार्बन डेटिंग के आधार पर काल का निर्धारण करने वाले पहले भारतीय धर्मपाल अग्रवाल थे। और इन्होंने जो टाइम डिसाइड किया था वो लगभग 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक किया था। ठीक है, तो आपसे ये तो नहीं पूछ सकता कब से कब तक किया है। वैसे अब तो कह ही नहीं सकते, पूछ नहीं सकता, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कार्बन डेटिंग के आधार पर काल डिसाइड किया, धर्मपाल अग्रवाल, 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व। आगे देखिए, तो आइए समय का निर्धारण देख लेते हैं। आप जान ही चुके हैं कार्बन 14 पद्धति से समय का निर्धारण किया जाता है। तो नई एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछता है ना, 3 प्रकार से क्वेश्चन डिसाइड किया गया समय निर्धारण। पहला है 2600 से 1900 बीसी। बीसी का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, बीसी का मतलब अगर आप हिंदी में तो ईसा पूर्व लिख सकते हैं, ईसा पूर्व, या फिर इसको बिफोर पढ़ते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब ईसा, CRIST, बिफोर क्राइस्ट, ईसा अपूर्व, ईसा पूर्व, इसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें समय आपका हमेशा उल्टा चलता है। मतलब आप जैसे अभी मान लीजिए कि जैसे 2023 चल रहा है, तो 2023 चल रहा है, तो अगर हम लोग BC में होते तो समय 2023, आज की डेट लिखते 2023, तो 5 साल आगे लिखना होता तो 2023 में 5 जोड़ते ना, ना
घटा देते 5 पीछे जाता बीसी में, ठीक है, उल्टा समय चलता है बीसी में। और आप कभी कभी देखेंगे कहीं मिलेगा आपको एडी। एडी का मतलब ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं, ये ग्रीक भाषा के, तो इनका मतलब है एन्नो डोमिन। लिख लेंगे, ये पूछेगा तो कभी नहीं। एन्नो डोमिन, इसमें समय आगे बढ़ता रहता है। ये तो आपको एडी और बीसी दो ही चीज मिलेंगे, एक बिफोर क्राइस्ट, एक एन्नो डोमिन, ठीक है। तो बीसी का मतलब बिफोर है तो पहले ही उल्टा समय चलता है, बिफोर क्राइस्ट ईसा से पूर्व, क्राइस्ट माने ईसा ही होता था, और एन्नो डोमिन आगे ही टाइम बढ़ेगा। तो समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। नई एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 बीसी, पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार 2350 से 1750 बीसी। अब इसको देखकर आपको कुछ याद आया? अगर आप प्रयोग कर रहे हैं अपने दिमाग का तो यहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करेगा। 2350 से 1750, इसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। 2350 से 1750 ये क्या है? ये पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार समय का क्लासिफिकेशन है। लेकिन अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था ना, अभी हमने जस्ट क्या बताया था कि धर्मपाल अग्रवाल थे फर्स्ट भारतीय जिन्होंने समय को कहाँ से कहाँ तक डिसाइड किया, 2300 से 1700 तक बताया था। तो ये वही टाइम है। अब 50-50 आगे पीछे कर दिया गया, कोई दिक्कत ना, इतना चलता है यहाँ पे। तो 2350 से 1750 ये पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार धर्मपाल अग्रवाल जी ने किया था। और दूसरा टाइम डिसाइड किया गया 3250 से 2750 बीसी, सारगोन अभिलेख के अनुसार। ये सब आपको याद रखना है, अब कुछ छोड़ना नहीं है। सारगोन अभिलेख के अनुसार, सारगोन अभिलेख के अनुसार, ठीक है, ये समय डिसाइड किया गया है 3250 से 2750। जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो 2350 से 1750 धर्मपाल अग्रवाल जी के हिसाब से। और अगर नई एनसीईआरटी जो आधुनिक चल रही है 2600 से 1900, तीन ही है, 300 नहीं है, सब रट्टा मार लीजिए।